हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। साइंस एंड टेक में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था द कंसेप्ट्स रिलेटेड विथ आयुष्मान भारत, उम्मीद, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और कुछ बीमारियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। मटेरियल अपलोड किया जा चुका है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के ही अंतर्गत है एंड दैट इज़ कोविड-19 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और न्यूज़ में भी बना रहता है। अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार जो इन्फ्लुएंज़ा का वायरस है या फिर H3N2 बेसिकली जो स्ट्रेन है वो फैलते जा रहा है। तो फैलने का एक रीज़न जो बताया जा रहा है वो यही है कि जिसको कोविड हुआ था या जो लोग भी कोविड से निकल करके बाहर आए हैं उनको ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इस समय स्क्रीनिंग जो की जा रही है इस इन्फ्लुएंज़ा की, H3N2 की, उसमें कहीं ना कहीं एक फुटप्रिंट देखा जा रहा है कि क्या कहीं इसमें कोविड का स्ट्रेन है या नहीं है, और अकॉर्डिंगली उस पर एक रिसर्च पेपर तैयार किया जाएगा और फिर हमें पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस इन्फ्लुएंज़ा। तो इस वजह से हमारे लिए कोविड-19 खैर इंपॉर्टेंट भी है और इसकी वैक्सीनेशन टेक्निक वगैरह को भी हम लोग देखेंगे, जिस पर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। सो कोविड-19 सब लोग इसके बारे में जानते हैं। नॉर्मली ये 2012 में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फैला हुआ था, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। ये जो MERS है, इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स प्लस साथ में SARS दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को हमें देखने को मिलता है कोविड-19 में। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ खास जानकारी ये नहीं है कि ये वायरस कैसे बना, क्या हुआ, कहाँ से स्प्रेड हुआ। एक चीज़ यहाँ पर ये ज़रूर है कि ये वुहान से स्टार्ट हुआ है। वुहान में पहला केस देखने को मिला है, दैट इज़ इन चाइना। वुहान डिक्लेरेशन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो वुहान से निकल करके आया है, दैट इज़ चाइना। प्राइमरली ये मैमल्स को इम्पैक्ट करता है। मैमल मतलब कि ह्यूमन एनिमल, जितने भी मैमल्स हैं, वो मैमल्स का मतलब वही जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग WHO के बारे में बात करें तो WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का मतलब ये हो गया कि वर्ल्ड वाइड पीपल आर गोइंग टू इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दीज वायरस और बैक्टीरिया, या किसी भी तरीके का अगर कोई इशू निकल करके आ रहा है, किसी भी तरीके का अगर कोई इन्फ्लुएंजा निकल करके आ रहा है और अगर वर्ल्ड वाइड वो इम्पैक्ट हो रही है, और अगर ये इफ़ इट इज़ अ यू कैन से रीज़न फॉर द ग्रेट कंसर्न, तो फिर WHO से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में कई सारे स्ट्रेन्स को बोला गया था, डिक्लेयर किया गया है, जैसे इबोला हो गया, H1N1 स्वाइन फ्लू, और जीका हो गया, या फिर कोविड हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पर ही देखेंगे तो आई थिंक देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ BBC, और वहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ था जीका वायरस के साथ में, और अफ्रीकन ओरिजिन का ही था। अब जीका में क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि जो हेड का साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल रह जाता है और एक मेंटल रिटार्डेशन होती है। बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से नहीं सोच पाता है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा था, वो थोड़े मंकी लुक का हो गया था और लोग भी उसे बंदर बंदर कह करके चिढ़ाने लगे थे, और कहीं ना कहीं एक मेंटल रिटार्डेशन भी थी, और बच्चा बार बार भाग जाता था जंगलों में। खैर उसके घर वाले पकड़ के लेकर के आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इशू था। फिर अल्टीमेटली कई सारे NGOs के संपर्क में आया, कई सारे NGOs ने फिर सहायता की, और अल्टीमेटली खैर वो अब एक अच्छी लाइफ वो बच्चा अब जी रहा है। तो सेम ये प्रॉब्लम जो होती है, कहीं ना कहीं लोग बिकॉज ऑफ द फिनोटाइप वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये वायरस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। इनफैक्ट कोविड के दौरान भी बोला गया था कि कोविड वायरस को तो खैर हम सही कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी सोशल एक्सेप्टेंस। समाज उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट कर पाए। देख रहे होंगे आप लोग कोविड के दौरान में कई बार पेशेंट जो भी कोविड से ग्रसित था, जो लोग भी कोविड पेशेंट थे, लोग उनको समाज से बाहर निकाल देते थे। हालांकि वो एक अगर बोला जाए कि एक आइसोलेशन में रहना, या फिर जो बाहर में लोग रहते हैं या समाज से अलग हट करके रहते हैं, वो एक पब्लिक अवेयरनेस हो गई कि लोग
जो बंदा है, जो पेशेंट है, बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू आइसोलेट हिमसेल्फ, आइसोलेट अपने आप को कर ले रहा है ताकि वो समाज में उस बीमारी को न फैलाए। कंटेनमेंट जोन या तरह तरह के जो जोन यहाँ पर बनाए गए थे उनकी बात की जा रही है। लेकिन अगर समाज ही, केवल सोसाइटी ही उस बंदे को आइसोलेट करे, सोसाइटी के आइसोलेट करने और पर्सनल आइसोलेशन में एक डिफरेंस है। सोसाइटी जब आइसोलेट करती है तो कहीं ना कहीं उसे जितने भी सोशल सपोर्ट होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं। खैर ये सारी बातें हैं, ये अगेन जस्ट एक आइडिया के तौर पर था, प्रीलिम्स में इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए कई तरीके की दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे शेड्यूल एच की दवाई होती है, शेड्यूल H1 की दवा होती है, शेड्यूल X की दवा होती है। इन दवाइयों को लेकर के भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक बार अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आई गेस 2017 में शायद पूछा गया था। उसमें ये बोला गया था कि जो दवा की प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें क्या चीज़ नहीं लिखा होता है, और फिर ऑप्शंस थे और अल्टीमेटली आपको आंसर चूज़ करना था। तो ये पता होना चाहिए कि दवा किस किस कैटेगरी की होती है, बेस्ड ऑन द सीवियरिटी या फिर जो ड्रग्स के कंटेंट होते हैं उसके हिसाब से दवा को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम नेचर की होती है वो शेड्यूल H1 होती है। शेड्यूल H1 थर्ड और फोर्थ जनरेशन की एंटीबायोटिक्स होती है, एंटी टीबी होती है, ट्यूबरक्यूलोसिस का मेन फंडा है। एक्चुअली इसमें नींद वगैरह की दवाइयाँ होती हैं और पेन रिलीफ होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि अगर इन दवाइयों को हम ईजिली एक्सेसिबल बना देंगे अगर मार्केट में, तो फिर कहीं ना कहीं एज पार्ट ऑफ द ड्रग्स यूज़ किया जा सकता है, ड्रग्स के तौर पे ये यूज़ किया जा सकता है। तो इस वजह से इन दवाइयों पर एक मॉनिटरिंग की जाती है और कहीं ना कहीं कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स रखे जाते हैं। तो ये शेड्यूल H1 की जो दवाइयाँ होती हैं, इसी वजह से इन्हें 3 साल का अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। रिकॉर्ड का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि आप डॉक्टर का जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी पर्चा है वो लेकर के जाएंगे, तो जो दुकानदार है पर्चे का मतलब जो पेशेंट का नाम है वो लिख लेगा, किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो लिख लेगा। मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन उनको करना है कि आखिर में जो दवा दी गई है वो किसे दी गई है, क्यों दी गई है। एंड इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। तो जितने भी ड्रग्स अथॉरिटी, ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं वो इन पर रेड मार सकते हैं। इनके जो भी बुक है, जो भी एक तरीके से कह लीजिए लॉग बुक है, उसको ये लोग चेक कर सकते हैं शेड्यूल H1 के लिए, और फिर अल्टीमेटली उसी हिसाब से कार्यवाही की जाती है। अब अगर इस दवा को पहचान के लिए बात करें तो इस दवा के पहचान के लिए लेफ्ट कॉर्नर पर RX लिखा होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए RX लिखा हुआ है लेफ्ट कॉर्नर पर। फिर एक रेड बॉर्डर होती है। अब जैसे ये रेड बॉर्डर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रेड बॉर्डर बनाई गई है और इनफैक्ट ये बताया गया है कि दिस इज शेड्यूल H1 प्रिस्क्रिप्शन। ये एक शेड्यूल H1 की प्रिस्क्रिप्शन है और इस शेड्यूल H1 की प्रिस्क्रिप्शन में क्या कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ यहाँ पर आ जाती है। ओके, चलिए फिर इसके बाद से है इसके कुछ बातें बता दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कोविड के बारे में ही देखें अगर, तो केरल गवर्नमेंट ने रैपिड टेस्ट स्टार्ट किए थे। सबसे पहले केरल गवर्नमेंट ने ही किए थे टू इंश्योर द स्पीडी रिजल्ट। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो कोविड के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। अब जैसे कोविड के लिए जो सबसे पहला जो टेस्ट किया जाता है वो आपका नॉर्मल एक एंटीबॉडी टेस्ट कर ली जाती है। सो दिस इज़ एंटीजन टेस्ट बेसिकली की जाती है, नॉट एंटीबॉडी, एंटीजन टेस्ट किया जाता है। एंटीजन टेस्ट में क्या होता है कि आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है, मतलब 30 मिनट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 30 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाता है। बेसिकली कभी आप अगर जिला अस्पताल या कभी आप RT-PCR करवाने जाएंगे तो आपके नाक और आपके जो सलाइवा है उसका सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के तुरंत बाद जो स्टिक होती है उस स्टिक को एक लिक्विड में डुबोया जाता है और फिर वो अपना कलर चेंज करती है और फिर उसके बाद से तुरंत ही बता दिया जाता है कि वेदर द पर्सन इज कोविड पॉजिटिव और निगेटिव। वो बेसिकली इसी एंटीजन टेस्ट से ही निकाला जाता था। मान लेते हैं एंटीजन टेस्ट में कोविड का जो रिजल्ट आता है वो कोविड निगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव है तो बंदा कोई दिक्कत नहीं है, कोविड पॉजिटिव है। लेकिन अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि बंदे को कोविड नहीं हुआ है। बस यहाँ पर केस ये है कि द टेस्ट हैज़ फेल्ड टू आइडेंटिफाई द वेदर द पर्सन इज हैविंग कोविड और नॉट। उसके लिए दूसरा टेस्ट परफॉर्म किया जाता था, दैट इज़ RT-PCR। अब ये RT-PCR क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर RT-PCR में दिया जाता था। RT-PCR में अलग साइकिल्स होती हैं। साइकिल का मतलब कि बार बार टेस्टिंग की जाती है।
अगर ये टेस्टिंग, अगर ये साइकिल 25, 26 या उससे ऊपर आती है, 30 के आसपास आती है, इसका मतलब यह है कि बंदे को कोविड उतना कुछ खास नहीं हुआ है, हल्का फुल्का माइल्ड कह सकते हैं कि इम्पैक्ट हुआ है, हल्का फुल्का जो होता है केवल ट्रांसमिशन हुआ है। लेकिन अगर बहुत अर्ली साइकिल में ही आ जाता है, तुरंत पकड़ में आ जा रहा है, तो बंदे को कोविड बहुत सीवियर कैटेगरी का हुआ है। लेकिन अगर मान लेते हैं सपोज RT-PCR के थ्रू भी अगर रिजल्ट निगेटिव आता है, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि बंदे को कोविड नहीं हुआ है। तीसरा टेस्ट होता है और वो है जीन या फिर DNA इंस्पेक्शन बोल सकते हैं, DNA सीक्वेंसिंग। यहाँ से फाइनली निकल करके आता था। अब ये दिक्कत क्या होती है जेनेटिक सीक्वेंसिंग में, यहाँ पर अच्छा खासा टाइम लेता है। जैसे RT-PCR में बोला जाता है कि 24 to 48 आवर लग सकते हैं, लेकिन जो जीन टेस्ट है ये 1 हफ्ते का समय लेता है। तो कहीं ना कहीं सबका तो हम कर नहीं सकते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते थे। अलग अलग टेस्ट हैं, और इस अलग अलग टेस्ट के बेसिस पर इनफैक्ट कई बार क्या था कि MRI कराने से रिजल्ट निकल करके आ रहा था वेदर द पर्सन इज़ हैविंग कोविड और नॉट। कई बार क्या है कि जो कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, CT स्कैन होती है, CT स्कैन से भी पता लगता था कि हाँ ठीक है बंदे को कोविड है कि नहीं है। बट प्राइमरी जो टेस्ट होते हैं जो कोविड के स्पेसिफिक टू कोविड हैं, दे आर एंटीजन, RT-PCR एंड जीन। तो केरल गवर्नमेंट ने यही रैपिड टेस्ट करवाने शुरू किए थे। बेसिकली ये रैपिड टेस्ट एक तरीके से कहिए कि एंटीजन बेस्ड ही टेस्ट हुआ करते थे। दूसरा टेस्ट है RT-PCR। अब RT-PCR का सीन जरा समझिएगा। RT-PCR का सीन समझने के लिए हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे हमारे पास जो DNA होता है वो RNA में ट्रांसफ़र क्या एक तरीके से कहिए कि ट्रांसफॉर्म होता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पर DNA कन्वर्ट होता है RNA में। अलग अलग स्ट्रैंड्स होते हैं बेसिकली, और फिर ये RNA अल्टीमेटली एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और इस एंजाइम के बाद में फाइनली फिर एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन प्रोड्यूस होती है, और यही प्रोटीन अल्टीमेटली बॉडी को जिस भी पार्ट में जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसको उतनी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं। RNA से फिर जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। दोनों टर्म का नाम ध्यान रखिएगा, एक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरी जो टर्म है वो है ट्रांसक्रिप्टोम, क्रिप्टोम। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जहाँ पर आपकी DNA RNA में मतलब कि एक तरीके से कहिए सिंथेसाइज होती है। दूसरी है जब RNA से एंजाइम सिंथेसाइज होता है। तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखना है। खैर अब जरा समझिएगा, जो हमारा कोविड वायरस है, कोविड-19 जो वायरस है, ये एक RNA वायरस है। ये एक RNA वायरस है। RNA वायरस का मतलब ये हो गया RNA वायरस। अब जरा देखिएगा, हमारे पास RNA वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टूल नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक तो वही एंटीजन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है पकड़ में आ जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे DNA से RNA में कन्वर्ट हुआ है, जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, हम उल्टा काम करेंगे, मतलब RNA को DNA में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्या किया, इस ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स किया है, और वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बोला जाता है RT और PCR टेक्निक है आइडेंटिफाई करने की। सो ये बेसिकली चीज़ है। अगर मान लेते हैं कोई RNA वायरस है तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। यही यहाँ पर लिखा भी गया है कि इसका फुल फॉर्म हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाम ध्यान रखिएगा, स्टेट पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है। अब एक तीसरी चीज़ एक और है यहाँ पर जो पूछी गई थी लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, ACE2 रिसेप्टर। बेसिकली पूछा गया था कि ACE2 किससे रिलेटेड है, या कि टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ACE2 रिसेप्टर का मतलब क्या है, अब जरा समझिएगा। कोविड वायरस एंटर ह्यूमन सेल थ्रू ACE2 एक तरीके की एंजाइम है विच जनरेट स्मॉल प्रोटीन। कोई भी एंजाइम अगर रहेगी तो वो प्रोटीन ही प्रोड्यूस करेगी। खैर, तो ये एक तरीके की एंजाइम है जहां पर कोविड वायरस जो है ह्यूमन सेल में इसी के थ्रू, इसी ACE2 के ही थ्रू अल्टीमेटली एंटर करता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ खास डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, दिस ACE2 टर्म ये एक तरीके की एंजाइम है, एंड थ्रू दिस कोविड वायरस एंटर्स इनटू द ह्यूमन सेल।
अब देखिए, कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में ही सुन रखा होगा कि अगर किसी को कोविड हो रहा था तो वहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन की जा रही थी, प्लाज्मा डोनेट करिए। जो लोग भी कोविड से रिकवर हो गए हैं, 14-15 दिन हो चुका है, उन लोगों को बोला जा रहा था कि प्लाज्मा आप डोनेट करिएगा। प्लाज्मा क्या होता है? देखिए, हम अगर अपने ब्लड को देखें तो ब्लड में हमारे बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे आरबीसी होती है, जैसे डब्ल्यूबीसी होती है, और जैसे प्लाज्मा होती है। ये प्लाज्मा काफ़ी ज़्यादा, लगभग 55% के आसपास होता है, और बाकी पानी के साथ में होता है, ये वाटर भी वहाँ पर होती है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनको प्योरीफाई करके बेसिकली छान करके रख लिया जाता है। प्लाज्मा डोनेशन का मतलब होता है कि ये हो गई प्लाज्मा, ये प्लाज्मा डोनेट की जाती है। प्लाज्मा डोनेशन ये मतलब स्टोर नहीं की जाती है, तुरंत दी जाती है, तुरंत एक तरीके से कहिए कि ट्रांसफ्यूज़ की जाती है। हल्का पेनफुल होता है क्योंकि वहाँ पर 2 मशीनें होती हैं, प्लाज्मा एक तरफ से निकल रहा होता है और वो छान करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को वापस भेजता है। तो सिंगल पाइप से आपकी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों हो रही है। थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि पता लगता है कि हाँ ठीक है। जैसे ब्लड डोनेशन करना बिल्कुल ज़ीरो पेनफुल है, कोई पता नहीं लगेगा आपको। जब सुई नीडल केवल अंदर जाती है तभी एक बात समझ में आती है, लेकिन जो प्लाज्मा होता है वो आपको पता लगता रहेगा कि हाँ ठीक है, प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है। खैर, ये तो जस्ट एक प्रैक्टिकल बेसिस हो गया। अब इसी प्लाज्मा थेरेपी, इसी प्लाज्मा डोनेशन को बोला जाता है दिस इज कोवैलेंट, दिस इज कॉन्वैल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। ये एक तरीके की एंटीबॉडी है अगेंस्ट इन्फेक्शन, वही एंटीबॉडी का डोनेशन कर लिया जाता है इसी प्लाज्मा के थ्रू। अब प्लाज्मा के साथ क्या होता है कि आप हर 2 हफ्ते पे, जो भी कोई स्वस्थ हो गया है, मतलब कि 14 to 15 डेज हो चुके हैं कोविड से रिकवर होने के बाद, तो आप हर दूसरे हफ्ते में प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। कितना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? 500 ml की प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। वही अगर बात करें ब्लड के बारे में, तो ब्लड का जो मतलब कि डोनेशन है वो कहा जाता है मिनिमम 3 मंथ में आप कर सकते हैं। मिनिमम 3 मंथ में 1 यूनिट किया जाता है। 1 यूनिट का मतलब वही 370 ml के आसपास बनता है। तो ये किया जा सकता है 3 मंथ में। 3 मंथ से मतलब कि ऐसे तो 4 मंथ बोला जाता है, लेकिन ये है कि 3 मंथ में भी आप कर सकते हैं। ब्लड जो है वो अपने आप को रिकवर कर लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि कितना अमाउंट आप मतलब कि ट्रांसफ्यूज डोनेट कितना कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्लाज्मा बैंक खोला गया था वो न्यू दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस, इसके द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, 2 सेल हैं बेसिकली, एक है बी सेल और दूसरा है हमारा टी सेल। व्हाट इज़ बी सेल एंड व्हाट इज़ टी सेल, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। बी सेल ये बोन मैरो में होता है और यहाँ पर आपकी एंटीजन, साइटोकाइन और एंटीबॉडी का जनरेशन होता है। एक तरीके से कहिए यही सब यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। ये बोन मैरो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ हो गई या किसी तरीके की, कई बार कैंसर वगैरह में भी क्या होता है कि बोन मैरो चेंज करना पड़ता है। तो ये होती है अस्थि मज्जा, जिसको बोल सकते हैं, बोन के अंदर में एक तरीके से कहिए होता है। दिस इज बोन मैरो, ब्लड एक टाइप का। दूसरी होती है टी सेल। टी सेल को बोला जाता है थाइमस सेल, इसका पूरा नाम है थाइमस सेल। ये डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दिस इज द की टू इम्पॉर्टेंट टू इम्यून सिस्टम। 2 तरीके की टी सेल होती है, एक होती है जिसे हम लोग हेल्पर टी सेल बोलते हैं और दूसरी होती है जिसे हम लोग किलर टी सेल बोलते हैं। जो हेल्पर टी सेल होती है, दिस स्टिमुलेट्स बी सेल टू मेक एंटीबॉडी। ये बी सेल को, जो हमारी बी सेल है, उसे ही एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए स्टिमुलेट करती है, बोलती है कहीं बनाना चाहिए। जो किलर टी सेल होती हैं, दिस किल्स द ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड, एक तरीके से कहिए कि जो सेल हैं उनको ख़त्म करने के लिए होती है। हालांकि अगर आप सेल को देखेंगे तो सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, फिर आपका लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, राइबोसोम होती है, गोल्गी बॉडी होती है, कई तरीके की चीज़ें होती हैं। अब उसमें आप बड़े लेवल पे थोड़ा सा हो करके आएंगे, देन देयर इज़ बी सेल एंड टी सेल एंड अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पर अलग अलग काम होते हैं। डिटेल बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि आखिर में दीज सेल्स आर रिलेटेड टू व्हाट फंक्शन, किस फंक्शन से ये रिलेटेड हो रही हैं। इंडिया 5वीं कंट्री बना था जिसने कोविड के स्ट्रेन को अलग किया था, आइसोलेट किया था। 5वीं कंट्री आफ्टर यूएस, चाइना, जापान एंड थाईलैंड।
इसी के साथ ही साथ में यहाँ पर एक ऑपरेशन नमस्ते भी चलाया गया। तो ऑपरेशन नमस्ते आप कह सकते हैं कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये है कि जो इंडियन आर्मी है उसने कई सारे एंटी कोविड ऑपरेशंस किए थे, जैसे क्वारंटीन सेंटर्स का डेवलपमेंट करना। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो ऑपरेशन नमस्ते के अंतर्गत आ गई थी। सो दिस इज़ मेन थिंग। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उन लोगों की स्क्रीनिंग करना, क्वारंटीन हाउसेस बनाना, ये सारी चीज़ें आप नमस्ते ऐसे समझिए, बाहर से जो लोग आते हैं नमस्ते करते हैं ना, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि इंडियन आर्मी वेलकम कर रही है विद सम रेगुलेशंस, दैट्स इट। अब देखिए एक और टेस्ट है फेलुडा टेस्ट फॉर कोविड-19। अब देखिए इसमें केवल आपको नाम ध्यान रखना है कि जो फेलुडा टेस्ट है वो किससे रिलेटेड है। तो दिस इज रिलेटेड विद कोविड-19 से रिलेटेड है। ये काफ़ी एक एक्यूरेट टेस्ट है और लो कॉस्ट में ही ये डेवलप हो गया था। लो कॉस्ट में बेसिकली ये दे देता है। आप लोगों ने इनफैक्ट देखा होगा कि फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिलता है ये, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो है टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसकी एक एप्लीकेशन होती है, देन अल्टीमेटली जो है उसका रिजल्ट निकल जाता है। ये डेवलप किया गया था टाटा ग्रुप और CSIR के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप होती है। यहाँ पर क्रिस्पर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्रिस्पर Cas9 टेक्निक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जीन की बेसिकली एडिटिंग करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। बट दिस क्रिस्पर ये एक टेक्निक है और Cas9 जो होती है वो एंजाइम होती है। फिलहाल यहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है वो क्रिस्पर टेक्निक यूज़ की जा रही है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ई-विन। ई-विन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अब ये क्या चीज़ है? वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का मतलब क्या है? वैक्सीन इंटेलिजेंस का मतलब ये हो गया है, नेटवर्क का मतलब ये हो गया, वैक्सीन प्रोड्यूस जो हो रही है उसका फ्लो किस तरीके से है, कहाँ पर कितने स्टॉक्स मेंटेन है, कितनी ज़रूरत है, कैसे फुलफिलमेंट करनी है। मतलब एक तरीके से बोलिए कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके का DBMS हो गया। और यहाँ पर जो नेटवर्क बनाई जा रही है उससे हमें ये पता चल जाता है कि रियल टाइम में कहाँ पर कितना स्टॉक है, कितनी ज़रूरत है, कितना मतलब फुलफिलमेंट हो रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। कई तरीके के वैक्सीन्स डेवलप किए गए थे, जैसे कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, फाइज़र हो गया, स्पुतनिक हो गया, जिसे गमाला भी बोला जाता है। इसके अलावा चाइनीज़ वैक्सीन भी डेवलप की गई थी। हमारे लिए कुछ खास ज़रूरत नहीं है, जो इंडिया में आई है केवल हमें वही मतलब है, उसी का ही केवल और केवल देखना है। जो कोवैक्सीन है ये पहली और एकमात्र इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है। ये भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई थी। यहाँ पर ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भी हेल्प किया था। मेनली यहाँ पर भारत बायोटेक का ही नाम आता है, बाकी दोनों जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, दिस हैज़ हेल्प्ड दिस प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल बॉडी। यहाँ पर IPV डेवलप की गई थी। IPV का मतलब वही जो इनएक्टिव वैक्सीन होती है वो डेवलप की गई थी। और ये जो डेवलप की गई है वो पैथोजन बेस्ड डेवलप की गई है। होल विरियन इनएक्टिव वीरो सेल डिराइव्ड टेक्नोलॉजी, ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, बट आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं दिस इज़ IPV टेक्निक। आप इसे सिंपली IPV टेक्निक भी बोल सकते हैं कि इसी टेक्निक से अल्टीमेटली डेवलप की गई है। एक्चुअली ये टेक्निक्स ऐसे तो आपको पता होना चाहिए, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आता रहता है, प्लस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आप सिंपली अब देखिए थोड़ा सा, अगर आप हम लोग ऐसे आज क्वेश्चन करेंगे इवनिंग में, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में अगर आप एक पैटर्न नोटिस करें, पहले पूछा जाता था कि डिसीज़ क्या है, डिसीज़ या उसकी वैक्सीन्स क्या हैं। मतलब एक तरीके से बोलिए कि एक डेफिनीशन, या सिंपली अगर पूछा जाए तो एक इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाता था कि आखिर में किससे क्या चीज़ रिलेटेड है। आज की डेट में इंट्रोडक्शन से काम नहीं चल रहा है। आज की डेट में ये पूछा जा रहा है कि जो वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, या फिर अगर कोई टेक्निक इस्तेमाल की गई है तो वो टेक्निक कौन सी है जिसके बेसिस पर ये वैक्सीन डेवलप की गई है। मतलब थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, मैकेनिज़्म के बारे में चीज़ें पूछी जा रही हैं। पहले केवल इंट्रोडक्शन हुआ करता था, लेकिन अब मैकेनिज़्म के बारे में चीज़ें पूछी जा रही हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट। साइंस एंड टेक में स्पेशली आप मैकेनिज़्म जरूर देखिएगा हर चीज़ का। मतलब अगर आप PT 365 या कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए। जो चीज़ लिखी है केवल वही नहीं हमें केवल देखना होता है, आपको बस देखना है उसमें साथ में क्या जो मटेरियल है, वेदर इट हैज़ हॉलिस्टिक कवरेज और नॉट, पूरी तरीके से उसका कवरेज होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस आ रहे हैं
वो इन मैगजीन्स, अब आर्टिकल्स तो आपको मिल ही जाएंगे, बट द क्वेश्चन जो उसके अंदर में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है या जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो किस तरीके से पूछी जा रही है, थोड़ा सा उसको आइडिया लेंगे तो फिर आप मैगजीन वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। कोविशील्ड के बारे में अगर बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये डेवलप की गई थी। इसकी आप बोल सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन या इसका जो फॉर्मूला है वो एस्ट्राजेनेका ने लिया सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में, और फिर अल्टीमेटली ये कोविशील्ड डेवलप की गई थी। ये बेसिकली यूएस बेस्ड है, आप इसको बोल सकते हैं कि ये यूएस बेस्ड है, और फिर फार्मूला सीरम इंस्टीट्यूट लेकर के इंडिया में भी डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया था। ये एक वायरल वेक्टर प्रोग्राम है और यहाँ पर चिंपैंजी का एडिनो वायरस लिया गया था। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ये एडिनो वायरस और रेट्रो वायरस के बारे में, ध्यान होगा आप लोगों को। एडिनो वायरस जो कॉमन फ्लू वगैरह हो गया, और रेट्रो वायरस जहाँ पर आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे HIV एड्स हो गया, यहाँ पर ये वाली चीज़ें। तीसरी वैक्सीन जो आती है वो है फाइज़र, बहुत बाद में डेवलप हुई थी, बाद में आई थी, बायोएनटेक के द्वारा ये डेवलप की गई थी फाइज़र। यहाँ पर जो यूज़ होती है वो है mRNA टेक्नोलॉजी। दिस इज़ mRNA टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी जो होती है, अगेन क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर वायरल वेक्टर प्रोग्राम है, यहाँ पर ये mRNA टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर IPV, दिस इज़ IPV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। एक हमारे पास रशिया बेस्ड स्पुतनिक भी है, जिसे हम गैमेलिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देयर इज नो फॉर्मेट ऑफ SARS-CoV-2 वायरस, और यहाँ पर एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन है, जो सिंपल कॉमन फ्लू वाली होती है वो वाली वैक्सीन डेवलप की गई है। ये कंबाइंड वेक्टर वैक्सीन है, जैसे कई बार क्या होता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस डेवलप किए जाते हैं, वो कॉम्बिनेशन ही यहाँ पर डेवलप की गई है। एक छोटा सा और पॉइंट है MAB के बारे में, दैट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वर्क अगेंस्ट कोविड। ये जो MAB है, ये आपसे क्वेश्चन मान के चलिए MAB के नाम से ही पूछा जा सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पूरा ना लिख करके MAB लिख दिया जाएगा। दिस इज एक्चुअली द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एंटीबॉडी। हर एक MAB एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में मैच करता है। हाँ, मतलब कि ये है कि पहले इबोला, HIV वगैरह में इसका यूज़ किया जा रहा है। MAB का ही आप ऐसे समझिए कि इस्तेमाल करके HIV वगैरह के वैक्सीन, HIV वगैरह की जो ड्रग्स हैं उनको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ऐसे समझिए, दिस इज द टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच विल बी कंबाइंड विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन, और फिर उसी के बेसिस पर हम लोग जो भी बीमारियां हैं उसको मतलब उसकी ड्रग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक आता है mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी। mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेना चाहिए हमें। देखिए, UPSC में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसका आगे पीछे दाएं बाएं जरूर पढ़ लेकर जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेप्ट रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होना ना होना अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होते हैं, तो कहीं ना कहीं 50% ऑफ द क्वेश्चन के जो कंसेप्ट्स होते हैं दे आर गोइंग टू रिपीट। तो इस वजह से आप नए क्वेश्चन पर तो फोकस ठीक है करना चाहिए, बट जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन पर स्पेशल फोकस करिए, उनके जो कंटेंट है उसको स्पेशल फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक एरिया होता है जहां से सवाल पूछा जाता है, अदरवाइज सिलेबस बहुत वास्ट है, तो एरिया बेस्ड हमें देखना होता है। खैर, mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये वर्क करता है ऑन डेवलपिंग यू कैन से रिकग्निशन ऑफ आवर सेल। जैसे मान लेते हैं कि आपके बॉडी में, आपके घर में कितने मेंबर है ये बात आपको पता है, बाहर से कोई बंदा आता है तो आपको पता चल जाता है ये बाहरी आदमी है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो बड़े पॉजिटिव टाइप के जो होते हैं, वो एक पहले ही निगेटिव भावना रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े अडॉप्टिव टाइप के होते हैं, आओ भाई आओ, एकदम बेहतरीन, उनको खाना पीना खिलाएंगे। आप काउच सर्फिंग का नाम में भी सुने होंगे। काउच सर्फिंग का मतलब ये होता है, नॉन बंदा अगर कोई आपको आ रहा है देन यू आर प्रोवाइडिंग शेल्टर, आप उनको जो है एक घर प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में रख रहे हैं, और फिर कल्चरल एक्सचेंज वगैरह होती है, वो बात अलग है। तो सेम वैसे ही जो mRNA टेक्नोलॉजी होती है, ये भी हमारे सेल को पहचानने के लिए हेल्प करते हैं, एंड दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इन्फेक्टिशियस डिसीज़। अगर बाहर का कोई एलियन स्पीसी आया है, चाहे वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये हमारे घर का मेंबर नहीं है, इसको बाहर निकालो, और उसके लिए फिर एक रेसिस्टेंट डेवलप होती है, और वो रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं उस डिसीज़ से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, और वही हमारी इम्यून सिस्टम कहलाती है।
इसी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही mRNA वैक्सीन्स को लिया जाता है, आप बोल सकते हैं इंजेक्ट किया जाता है। वन ऑफ द चैलेंज विद दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज दैट इट मस्ट बी केप्ट कोल्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी। अब जैसे देखे होंगे आप लोग, अगर आप वैक्सीन लगवाने गए होंगे तो देखे होंगे कि जो दवा आती थी, जो वैक्सीन आती थी, जो उसकी वायल आती थी, वो एक डब्बे में आती थी, ठंडा करके रखना पड़ता था, मतलब सुपर कूल्ड रखना पड़ता था, -18 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता था। यहाँ पर यही चीज़ है कि जो वैक्सीन है उसको कोल्ड टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, और वही है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान में इसको स्टेबल बना के रखना होता है। mRNA वैक्सीन ट्रिक द बॉडी इनटू प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द वायरल प्रोटीन इटसेल्फ। वही है कि बॉडी में पहले से ही कुछ डेवलपमेंट, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा चिकन पॉक्स हो गया, तो चिकन पॉक्स हो गया, यहाँ पर क्या किया गया था कि चिकन पॉक्स के ही जो IPV थी, इनएक्टिव वायरस थे, उसको मतलब कि बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया था। 1-2 दिन बुखार आया, फिर उसके बाद से क्या हुआ कि बॉडी ने रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब बॉडी को पता है कि ये वाला वायरस जो होता है वो हमारे घर का नहीं है, बाहर से वो सेम वायरस अगर कभी आएगा भी तो फिर बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी, और अल्टीमेटली कह सकते हैं कि एक रेसिस्टेंस डेवलप हो चुका है। यही होता है वैक्सीनेशन का काम। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी की जा रही है कि थोड़ा सा वायरस घुसा दिया जा रहा है आपके बॉडी में, बॉडी उसके खिलाफ एक्शन ले रही है, और फिर कल को अगर कोई वायरस से आप अगर मान लेते हैं कि ट्रांसमिट होते हैं, अगर आप वायरस के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, बॉडी विल डेवलप इट्स ओन रेसिस्टेंस अगेंस्ट इट। सो दे वर्क बाय यूजिंग mRNA विच इज़ द मॉलिक्यूल दैट एसेंशियली पुट DNA इंस्ट्रक्शन इनटू एक्शन इनसाइड अ सेल। mRNA इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट टू बिल्ड अ प्रोटीन। कुल मिलाकर के वही चीज़ है कि वो अपना एक एंजाइम डेवलप कर लेगा, और एंजाइम अल्टीमेटली प्रोटीन डेवलप कर लेगी। अब यहाँ से क्या होगा कि आपकी DNA की जो सिंथेसिस होनी है, DNA के जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो मिल जाएंगे, तो उससे सीक्वेंसिंग में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है, बॉडी अपने आप को एक रेसिस्टेंस डेवलप कर लेगी। mRNA इज अ वैक्सीन विच ऑल्सो ट्रिगर द इनेट इम्यून सिस्टम प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिफेंस विदाउट द नीड टू ऐड एडजुवेंट। तो वही सेम अगेन चीज़ है कि यहाँ पर किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, बॉडी अपने लिए एक रेसिस्टेंस पहले से ही डेवलप कर लेगी। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा गया है एडजुवेंट। क्या होता है एडजुवेंट? एडजुवेंट एक क्लासिकल वैक्सीन मॉलिक्यूल है जो कि वर्क करता है जितनी भी एक्वायर्ड डिसीजेज होती हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो क्लासिकल वैक्सीन मॉलिक्यूल यूजुअली वर्क विद द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एंड द इनेट इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय अनदर ग्रेडियंट कॉल्ड इन एडजुवेंट। तो यही चीज़ है कि आप जैसे किस तरीके के ड्रग ले रहे हैं और उसके कारण से आपका एडजुवेंट डेवलप हो जा रहा है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। तो फिलहाल ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। एक सेकेंड। ओके, तो हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो भी क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं रिलेटेड विद द बायोटेक्नोलॉजी, और फिर अल्टीमेटली PT 365 के भी सेशंस हम लोग बना लिया करेंगे। तो ये चीज़ें हमारी फ़िलहाल यहाँ स्टॉप करेंगे। जो डाउट रहेगा आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन से हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ICT के बारे में डिस्कस करेंगे। तमाम बातें वहाँ पर भी हैं। अगेन 3 टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट क्लास में ही बताया गया था। एक तो बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेस से रिलेटेड कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ICT। यही 3 है जहाँ से मान के चलिए कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से बन रहे हैं। बाकी 20% ऑफ द क्वेश्चन इधर उधर से बन रहे हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट फोकस ऑन द मेजॉरिटी, मेजर पोर्शन जो है उस पर ज़्यादा फोकस पहले तो कर लेते हैं, फिर आगे की चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ स्टॉप करते हैं। जो डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में, और बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन एनालिसिस कर लेंगे एंड PT 365 भी हम लोग कर लिया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।